आज की जो घटना है कर्नाटक के साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला शहर की है। 3 जुलाई 2025 को एक आदमी पुलिस के सामने आता है। वह खुद को पूर्व सफाई कर्मचारी धर्मशाला मंदिर परिसर का बताता है। वह बेहद ही भारी मन से और अपराध बोध की भावना के साथ पुलिस को बताता है कि 1995 से 2014 के बीच में उसने कई 100 लाशें धर्मशाला मंदिर परिसर के आसपास दफनाई थी। उसने अपने बयान में बताया कि वह अब इन हत्याओं की यादों का बोझ नहीं उठा सकता। उसे रातों को नींद नहीं आती है। वो पिछले कई सालों से इस अपराध बोध की भावना के साथ जी रहा था, लेकिन अब उससे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने 1995 से 2014 के बीच में जितनी भी लाशों को दफनाया था, वह यह सब किसी से बता भी नहीं सकता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे खुद भी जान से मारने की धमकियां मिलती थीं और कहा जाता था कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे भी इन्हीं लाशों के साथ दफना दिया जाएगा और तेरे सारे परिवार को भी इस तरह से मार के दफना देंगे। इस डर से वह ये सब काम करता रहा। उसने जिन लाशों को दफनाया उसमें कई सारी नाबालिग लड़कियां, औरतें और कुछ पुरुषों की लाशें भी थीं। कई औरतों और लड़कियों की लाशों को देखकर उसने जो कहा उसे लगता था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया है। जब उसने नौकरी की शुरुआत की थी तो उसे नदी किनारे कई लाशें मिली जिन्हें बाद में उसे दफनाने को कहा गया। कई महिलाओं की लाशें बिना कपड़ों के और कुछ पर तो यौन उत्पीड़न के पूरे सबूत देखने को मिलते थे, पर उसे इन सब लाशों को ऐसे जैसे का तैसे ही दफनाने को कह दिया जाता था और उसे ये सब जबरन करना पड़ता था। ज़्यादातर लाशें इसी तरह की मिलती थी। उनके बॉडी पर या तो बिल्कुल कपड़े नहीं होते थे या कपड़े फटे हुए होते थे और ज़्यादातर महिलाओं और औरतों की लाशों पर यौन उत्पीड़न के संकेत देखने को मिलते थे। लेकिन सुपरवाइज़र उनसे उन कपड़ों को भी जलवा देता था, लाशों को जलवा के दफना देता था या बिना जलाए ही दफनाने को कहता था। 2014 तक वो यह काम करता रहा, पर 2014 में मंदिर परिसर के कुछ लोगों ने उस व्यक्ति के ही परिवार से जुड़ी एक लड़की के साथ भी इसी तरह का घिनौना अपराध किया, जिसके बाद वो उससे यह सब सहन नहीं हुआ और वो गांव छोड़कर वहाँ से भाग गया। वो अपने पूरे परिवार को भी वहाँ से ले गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो चला जाएगा तो उसके परिवार को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन 2014 से 2025 तक वह इसी अपराध बोध के साथ जीता रहा। एक दिन उससे जब ये सब सहन नहीं हुआ, जब भी सोता था उसके सामने वही सब लोगों के चेहरे आते थे जिसे उसने इतने सालों में दफनाया था, तो वो अब पुलिस के सामने आया। पर वो इतने सालों तक क्यों चुप रहा? इसका कारण है धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट का बहुत प्रभावशाली होना। उसके संचालक जो 1968 से धर्मशाला मंदिर का संचालन कर रहे हैं, उनके पास बहुत पावर है और पॉलिटिकली वो वहाँ के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। ऐसा नहीं है कि धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट पर पहली बार इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर गाँव वालों ने, आसपास के लोगों ने धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट पे आरोप लगाए कि वहाँ से लड़कियां गायब हुई हैं और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। पर ट्रस्ट इतना प्रभावशाली है कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लोकल्स का कहना है कि लगभग 400 महिलाएं इस तरह की हैं जो धर्मशाला से गायब हुई हैं। इसी तरह का मामला 2003 में तब सामने आया जब अन्या नाम की एक लड़की जो उस समय मणिपाल से धर्मशाला डॉक्टर की पढ़ाई करने आई थी, अचानक से एक रोज़ गायब हो जाती है। जब इसकी खबर अनन्या की माँ जो सीबीआई में स्टेनोग्राफर थी उनको लगती है तो वह धर्मशाला पहुँचती हैं। वह पुलिस में कंप्लेंट करती हैं अपनी बेटी गुमशुदगी की, पर पुलिस वालों का रवैया बहुत ही लचर होता है और वह कंप्लेंट लिख तो लेते हैं पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। फिर सुजाता जो अन्या की माँ थी, वह खुद ही अन्या की फ़ोटो लेकर धर्मशाला में लोगों से पूछताछ करती हैं, तो लोग उन्हें बताते हैं कि अन्या को आखिरी बार धर्मशाला मंदिर परिसर के लोगों के साथ देखा गया था। जब यह खबर वो पुलिस को देती हैं कि उन्हें पता चला है कि इस तरह से धर्मशाला मंदिर के आसपास अन्या को धर्मशाला मंदिर के लोगों के साथ देखा गया था, तो पुलिस उन्हीं को ये समझाती है कि वो इन सब चक्रों में ना पड़ें और वापस अपने शहर लौट जाएं। लेकिन वो नहीं मानती। जब वो आगे इन्वेस्टिगेशन में खुद ही जाती हैं और अपनी बेटी अन्या को ढूंढने लगती हैं तो उन पर 3 लोग जानलेवा हमला करते हैं, जिसके बाद
उनको होश सीधा बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में आता है। उन पे इतना जानलेवा हमला हुआ था, वो लगभग 1 महीना कोमा में रही थी, लगभग उनकी मौत ही होने वाली थी, पर भगवान की दया से वो बच जाती हैं। फिर वह वापस चली जाती हैं मणिपाल, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अब अकेले धर्मस्थला में अपनी बेटी ढूंढ सकें। अनन्या का मामला भी इसी तरह से रफा दफा हो जाता है और पुलिस इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं करती। ठीक इसी तरह का मामला 2012 में तब सामने आता है जब सौजन्या नामक लड़की, जो अपने कॉलेज से घर लौट रही थी, अचानक से एक शाम गायब हो जाती है। उसके माता पिता देर रात जब वो घर नहीं पहुंचती तो उसे ढूंढने निकलते हैं, पर उसका कोई पता नहीं चलता। सारे गांव वाले सब मिलकर उसे ढूंढते रहते हैं, पर सौजन्या का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है, तो सब लोग तय करते हैं कि वह अगले दिन सुबह सौजन्या को ढूंढेंगे। जब वो अगली सुबह सौजन्या को ढूंढने निकलते हैं तो सौजन्या की लाश एक पेड़ से बंधी हुई मिलती है, पर सौजन्या को उससे एक दिन पहले रात को भी उसी जगह ढूंढा गया था, पर सौजन्या की लाश उस समय वहाँ पर नहीं थी। लेकिन जब सुबह लोग उसी जगह दोबारा ढूंढते हैं तो वहाँ सौजन्या की लाश मिल जाती है। दूसरी बात, पूरी रात बारिश होने के बावजूद सौजन्या की लाश बिल्कुल भी भीगी हुई नहीं थी। इसका मतलब यह था कि सौजन्या का मर्डर कहीं और किया गया था और बाद में उसे लाकर यहाँ पर रख दिया गया था। सौजन्या के साथ भी यौन उत्पीड़न के सबूत देखने को मिलते हैं, पर पुलिस फिर से वही सब करती है। वो पूरी तरह से नेग्लिजेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहती है और वो कोई कार्रवाई नहीं करती। एक व्यक्ति जो एक तरह से फक्कड़ था उसे पकड़ती है और उसे इस आरोप में अंदर कर देती है कि इसी ने सौजन्या का मर्डर और रेप किया था। पर 2023 में हाई कोर्ट से उस व्यक्ति को भी बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आते। तो सौजन्या के मामले में भी कोई कन्विक्शन नहीं हो पाता। गाँव का कहना था कि सौजन्या के साथ जो भी कुछ हुआ है ये भी धर्मस्थला मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों का ही काम है, पर पुलिस उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करती थी। अब वो क्यों नहीं करती थी? क्योंकि धर्मस्थला ट्रस्ट के पास बहुत पैसा था, बहुत पावर थी और पुलिस उनके सामने नतमस्तक रहती। अब इस सफाई कर्मचारी के सामने आने पर पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है और जिन जगहों पर उस व्यक्ति ने 1995 से 2014 तक लाशें दफनाई थी, वहाँ पर अब खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। कई सारी जगहों से हड्डियाँ बरामद की गई हैं, पर अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये हड्डियाँ उन्हीं लड़कियों की हैं जो उस दौरान गायब हुई थी, क्योंकि कईयों का तो DNA टेस्ट भी करना काफ़ी असंभव है कि ये किन लड़कियों की हो सकती हैं, क्योंकि लगभग 400 से ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां और आदमी उस दौरान गायब किए गए थे। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।